सो गाइस एग्जाम्स आने वाले हैं और सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है एग्जाम से पहले कि आप जितने ज्यादा हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बार बार जितना हो सके लगाएं। मॉक टेस्ट नहीं, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पैटर्न को नहीं दर्शाते और आप प्रैक्टिस करते हुए भी, मेहनत करते हुए भी, अपना समय लगाते हुए भी वाकई में तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा लगाएंगे उतनी अच्छी तैयारी आपकी एग्जाम्स के लिए होगी। और जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको कुछ ऐसा अननोन सा नहीं लगेगा स्क्रीन को देख करके, आपको लगेगा कि हाँ यार इसी प्रकार के क्वेश्चंस तो मैं बहुत सारे लगा करके आ रहा हूं, तो वो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम से पहले, जहां हम जितने हो सके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा डालें। सेक्शन वाइज भी लगाएंगे, मिक्स भी लगाएंगे, एक सेक्शन को मिला के, दो सेक्शन को मिला के, ये पूरा हम लोग करते रहेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यही एक जगह है जहां आपकी जेन्युइनली तैयारी कराई जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, ओरिजिनल जो पीवाईक्यूज हैं उनके साथ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज को मिला के देखने वाले हैं। और ये पीवाईक्यूज हमारे जो अभी लेटेस्ट हमारे एग्जाम्स हुए जून 2024 में, जो कि अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया है, बट फिर भी क्योंकि वो लेटेस्ट हैं और हमको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। प्लस मैं एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा हर एक क्वेश्चन का। इसके अलावा आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे फ्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड टेस्ट सीरीज भी करा रहा हूं, जो कि दिन में 2 बार आना स्टार्ट हो गई है। और भाई इसको ज्वाइन कर लो, कोई भी इसका खर्चा नहीं है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी इससे हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी से सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी हमारी ऐप पे परचेज कर सकते हैं, जहां आपकी अपनी मर्जी होगी कब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लगाने हैं, कब आपको रिसर्च के, या ईयर वाइज भी अगर आप पूरी फुल टेस्ट सीरीज लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चंस फ्री हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ज्यादा इसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और टीचिंग और रिसर्च के जो है क्वेश्चंस हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जून 2024 से लिया गया है और आईसीटी इन हायर एजुकेशन सेक्शन से है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव्स, कौन सा ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल पहल है जो कि एक डेटाबेस प्रोवाइड करती है प्रोफाइल्स का। किसकी प्रोफाइल्स का? साइंटिस्ट की प्रोफाइल का, रिसर्चर्स की प्रोफाइल का, और दूसरे यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे अदर फैकल्टी मेंबर्स की प्रोफाइल का डेटाबेस जो है ये सुविधा प्रोवाइड करती है। तो कौन सी ऐसी सुविधा है ऑनलाइन जिसपे इतने लोगों की प्रोफाइल्स अवेलेबल होती हैं? तो सही जवाब है इसका ई विद्वान। तो ई विद्वान एक वेबसाइट है, आप चाहे तो खोल के देख सकते हैं। और जो भी रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए प्रतिष्ठित लोग हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो कहीं कॉरपोरेट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हुए साइंटिस्ट हों, चाहे किसी फैकल्टी मेंबर के एसोसिएट या प्रोफेसर्स हों, है ना, एसोसिएट प्रोफेसर या मेन प्रोफेसर, तो उन सब का जो एक प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ई विद्वान वेबसाइट है, आप चाहें तो खुद से भी एक्सेस करके देख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे 2 होगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जून 2024 में आया हुआ एक रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रियलिटी सजेस्ट दैट ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस इज एक्सेप्टेबल। अब थोड़ा सा अजीब सा आपको ये क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि रिसर्च में हमने कहीं पर भी ऐसे अप्रोचेस के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो हमने पढ़ा है रिसर्च में उसी से जुड़ी हुई चीज यहाँ पे पूछ रहा है। यह कह रहा है ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है जिसमें यह सजेस्ट किया जाता है कि जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो हम अपने उन अनुभवों से गेन करते हैं जो कि हमें हमारे सेंसेस से, यानी हमारे ज्ञानेंद्रियों से मिलती है। अब रिसर्च की अगर हम लोग बात करें तो आप सबको पता है रिसर्च का मतलब होता है ज्ञान को गेन करना, नॉलेज की प्राप्ति करना। अब नॉलेज की प्राप्ति अलग अलग तरीकों से हो सकता है, अलग अलग फिलॉसफीज है इसके पीछे। अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, खासकर इंडियन लॉजिक में, तो हमने बात की है उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, है ना, बहुत सारी चीजों की हमने यहाँ पे बात करी हुई है। तो रिसर्च में भी जो है हम लोग नॉलेज गेन करते हैं उन्हीं सेम अलग अलग तरीकों से। बट यह कह रहा है कि अगर हम नॉलेज गेन कर रहे हैं एक सर्टेन तरीके से, कौन सा तरीका है? अपनी सेंसेस के द्वारा। जब हम जो नॉलेज अपनी सेंसेस से, अपने ज्ञानेंद्रियों से गेन करते हैं, तो कौन से प्रकार की अप्रोच है जिसमें उसे एक्सेप्टेबल या मान्य माना जाता है? तो यहां पे ध्यान दीजिए, सेंसेस से आपका जुड़ा है। अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग मेरे से पढ़ा है तो आपको पता होगा
जो भी जानकारी हम सेंसस से लेते हैं, इंडियन लॉजिक में हम लोग उसे प्रत्यक्ष के अंदर डालते हैं। और ठीक यही चीज जब हम रिसर्च में करते हैं कि कोई जानकारी हम लोग तभी मानते हैं जब वो हमारे सेंसस से ली गई होती है, तो उसको हम मानते हैं एम्पेरिकल। उसका शब्द दिया गया है एम्पेरिकल। और इसी पे मैंने आपको रिसर्च का एक टाइप एम्पेरिकल रिसर्च भी पढ़ाया है, जहां पे हम जो डेटा है जब तक ऑब्जर्व नहीं करते तब तक उसे हम नहीं मानते हैं। ऑब्जर्व किए जाने वाले डेटा को, जनरली जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है, वो हमारा एम्पेरिकल रिसर्च में आता है। तो ये जो अप्रोच है ये कहलाती है एम्पेरिसिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए इसका आंसर 3 है। अगला क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का है, जून 2024 से, और ये एक रेयर टाइप के पढ़े जाने वाले टॉपिक से है। हालांकि पढ़े जाने में रेयर है, लेकिन इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं, और ये है मेमोरी के टाइप से। यहाँ पे पूछा जा रहा है इम्प्लिसिट या अनकॉन्शियस मेमोरी के यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स लिखे हुए हैं। तो आप सबको पता है 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं, कॉन्शियस मेमोरी या एक्सप्लिसिट मेमोरी, और अनकॉन्शियस मेमोरी यानी कि इम्प्लिसिट मेमोरी। तो इम्प्लिसिट, अब इनके भी कई टाइप्स हैं कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेमोरी के। तो यहाँ पूछा जा रहा है अनकॉन्शियस मेमोरी के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो यहाँ सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, प्राइमिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट, जिसको हम नॉन एसोसिएटिव मेमोरी भी कहते हैं, और ई ऑप्शन यानी कि प्रोसीजरल मेमोरी। तो ये तीनों जो प्रकार हैं ये अनकॉन्शियस के हैं। इसके अलावा जो दिए हैं एपिसोडिक और सिमेंटिक, ये हमारे कॉन्शियस या एक्सप्लिसिट मेमोरी के हैं, इसलिए ये इंक्लूड नहीं होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जून 2024 से क्वेश्चन लिया गया है रिसर्च एप्टीट्यूड से, और सैंपल जैसा आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन बना है। आइए देखते हैं, बहुत सरल ये क्वेश्चन है। लिखा है इफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज सेट अप सो दैट एवरीबडी इन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इन द सैंपल। कह रहा है अगर एक ऐसी रिसर्च का प्रोजेक्ट सेट हुआ है जिसमें अगर जो पॉपुलेशन है, इसमें से जो हमको सैंपल निकालना है इस पॉपुलेशन में से, इसमें किस बात का ध्यान रखा जा रहा है? इसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इक्वल चांस है जो पॉपुलेशन है उसमें सभी के चुने जाने का। तो आपको पता होगा अगर आपने मेरे से पढ़ा है कि जिस भी प्रकार की सैंपलिंग में बराबर चांस होता है हर एक एलिमेंट के चुने जाने का, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और इसके उलट एक सैंपलिंग होती है जहां इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि हर एक एलिमेंट के चुने जाने का बराबर चांसेस हो, उसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो यहाँ पे बहुत इजी है, सिंपल जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आया है कि एवरीबडी इन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इन अ सैंपल। तो चुने जाने का, सैंपल में चुने जाने का बराबर चांस है, यानी आंसर हमारा थर्ड है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का नए पैटर्न का क्वेश्चन है, जून 2024 से। आइए इसको देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे एब्रिविएशंस दिए गए हैं। जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं, चाहे हम थीसिस लिखें, डिसर्टेशन या रिसर्च पेपर, उसमें हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रिविएशन का यूज करते हैं, और ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। और इसमें 4 प्रकार के एब्रिविएशन दिए हैं, एट अल, अंते, CF एंड IBID। पूछा जा रहा है कि इनका क्या मतलब होता है। तो वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ देख लो और समझ लो इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले बात करते हैं एट अल। एट अल का मतलब होता है एंड ऑल, है ना, एंड ऑल या एंड अदर्स भी कह सकते हो। जब भी किसी रिसर्च पेपर को बहुत ज्यादा लोगों ने लिखा है, मान लो इस रिसर्च पेपर को एक मेन जो लिखने वाला है वो है मिस्टर शर्मा, और बाकी भी 10-15 लोग जो हैं उसके साथ एडेड, हम सबने मिलकर रिसर्च पेपर लिखा है। तो जब भी हमको रेफर करना होगा उस पेपर को जिसके कि कई सारे ऑथर्स हैं, तो हम मेन ऑथर का जो है सबटाइटल ले लेंगे और उसके आगे एट अल लगा देंगे। इसका मतलब हम बोल देंगे शर्मा एट अल या शर्मा एंड ऑल, क्योंकि हम सबका नाम तो नहीं लिख सकते ना, वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। हम अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे या सबके नाम ही लिखते रह जाएंगे। तो जब भी हम किसी रिसर्च पेपर को रेफर करते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑथर हो, तो हम मेन ऑथर का सबटाइटल लिख के उसके आगे एट अल लगा देते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है शर्मा जी एंड अदर्स।
मिस्टर शर्मा एंड अदर्स, तो उसमें निपट जाता है, सारे के सारे नाम आ जाते हैं। उसके बाद है आंते। आंते का मतलब होता है बिफोर। किसी को भी अगर पहले आप रेफर कर चुके हैं तो बार बार रेफर करने से फायदा नहीं है, तो उसमें शॉर्ट में रेफर करके आप आंते लिख देंगे, तो मतलब पहले रेफर किया जा चुका है। फिर है सीएफ। जब कंपेयर करते हैं किसी के काम को अपने काम से, तो उसके आगे सीएफ से डिनोट करते हैं। और आईबीआईडी का मतलब है इन द सेम प्लेस, है ना। तो अगेन रेफरेंस के लिए कोई चीज है कहीं सेम जगह बार बार आ रही है, तो आईबीआईडी का भी यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो सही जवाब है वो है सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फेमस टॉपिक से है, जून 2024 का क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड से, स्वयं के बारे में है। बट जिस टॉपिक से क्वेश्चन है उस टॉपिक की चर्चा बहुत कम होती है, बुक्स वगैरह में भी नहीं होता है इतना, लेकिन आते हैं इससे क्वेश्चन हर बार, और देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं कोर्सेज फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। तो हम सबको पता है, आपको पता होगा अगर आपने स्वयं को अच्छे से पढ़ा है, खासकर अगर मेरे से पढ़ा है, कि स्वयं एक ऑनलाइन सुविधा होती है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, है ना। ये सब तो बहुत नॉर्मल जानकारी है, सबको पता है। लेकिन इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ये पिछले कुछ सालों से अब बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, अब तक पूछा जा रहा है। तो कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्वयं को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, स्वयं का जो कंटेंट या कोर्स भरते हैं वो उन इंस्टीट्यूट से ही कोर्सेज जाते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। तो जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं सबकी अपनी अपनी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कोई मैनेजमेंट का बड़ा कॉलेज है तो वो मैनेजमेंट से संबंधित कोर्सेज देता है, कोई जो है टेक्निकल संस्था है तो वो टेक्निकल कोर्सेज देती है एंड सो ऑन। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो नॉन टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं और पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के कोर्सेज स्वयं में प्रोवाइड कराती है। तो बहुत इजी है, अगर आपने इसको लिस्ट वाइज पढ़ा है कि कौन सी कोऑर्डिनेटर है और वो क्या स्वयं को प्रोवाइड कराता है। तो सही जवाब है यहाँ पे यूजीसी। तो यूजीसी जो है ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और उसमें भी जो नॉन टेक्निकल वाले होते हैं, तो ह्यूमैनिटीज के हो गए, कॉमर्स के हो गए, आर्ट्स हो गया, तो ये सब के जो कोर्सेज स्वयं पे हैं वो यूजीसी प्रोवाइड कराता है, इसलिए आंसर नंबर 4 करेक्ट है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जून 2024 से टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन से किया गया है, आईसीटी इन हायर एजुकेशन से, और यहाँ पे काफी सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स के नाम दिए हैं, शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि एंड FOSSE। आइए देख लेते हैं इनके क्या क्या मतलब है। तो पर्पस पूछा गया है कि कौन कौन किसका क्या पर्पस है। पहला कह रहा है कि इस पे सिनॉप्सिस होती हैं, दूसरा कह रहा है ये फ्री सॉफ्टवेयर है एजुकेशन के लिए, तीसरा कह रहा है प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटीज, तो ई रिसोर्सेज मिलती हैं, ऑनलाइन पढ़ाई की सामग्री मिलती है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में, और चौथा कह रहा है प्लेजरिज्म को चेक करने का एक सॉफ्टवेयर है ताकि एकेडमिक राइटिंग ओरिजिनल हो, ये सुनिश्चित किया जा सके। तो ध्यान से समझ लो, एक डेटाबेस वाला क्वेश्चन है, बस उसमें समझना तो कुछ नहीं है, नहीं रटने वाली चीज है। देखो ये नाम है शोध शुद्धि, तो शुद्धि का क्या मतलब है, प्योरिफिकेशन। तो जाहिर सी बात है कि जो प्लेजरिज्म को रोकने का एक तरीके से सॉफ्टवेयर है वो शोध शुद्धि है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। शोध गंगोत्री मतलब गंगा का छोटा रूप, है ना, तो गंगोत्री एक गंगा की जो धारा छोटी नदी निकलती है। उसी तरीके से बड़ी थीसिस और डिसर्टेशन की जो छोटी सिनॉप्सिस होती है वो जुड़ी हुई है शोध गंगोत्री से, सिनॉप्सिस वाले से। शोध सिंधु ई रिसोर्सेज होती हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, और FOSSEE का फुल फॉर्म है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। तो यहाँ लिब्रे लिखा है, लिब्रे को आप इग्नोर कर सकते हो। लिब्रे या लिब्रे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री, ठीक है।
तो कहने का मतलब है फ्री सॉफ्टवेयर कोई भी हो जो एजुकेशन में काम आएगा उसको आप शॉर्ट में FOSSE बोल सकते हो। यानी ए का यहाँ पे 3 है, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 2 है, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जून 2024 का क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड से लिया गया है और यहाँ पूछ रहा है अरेंज द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो डिडक्शन का मतलब आई होप आप सबको पता है, डिडक्टिव रिसर्च जनरली जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो डिडक्टिव होती है और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो जनरली इंडक्टिव होती है। तो डिडक्शन का मतलब है कि यहाँ एक्सपेरिमेंटल या क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है और जब भी क्वांटिटेटिव या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात होती है तो उसमें हाइपोथेसिस का रोल जरूर से होता है। पहले एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है, उसके टेस्ट किए जाते हैं, मतलब उसमें डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस वगैरह, और फाइनली देखा जाता है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई या सेलेक्ट हुई। तो ये आई होप डिडक्शन देख के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब हम स्टेप्स देखते हैं। यहाँ 4 स्टेप्स दिए हैं जिसको हमको अरेंज करना है सही सीक्वेंस में। थ्योरी को रिवाइज करना यानी थ्योरी को इंप्रूव करना, हाइपोथेसिस कंफर्म हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, फाइंडिंग्स क्या पता लगा, एंड डेटा कलेक्शन। अब ध्यान दीजिए ये शुरुआत से आखिर तक के स्टेप्स नहीं है, स्टेप्स को बीच से दिया गया। तो मैंने आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि क्या स्टेप्स होते हैं, जिसमें अगर थोड़ा लॉजिकली देखें तो सबसे पहले आएगा डेटा कलेक्शन। शुरुआत में बहुत सारी चीजें होती हैं, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस बनाना और डिजाइन रिसर्च का सेलेक्ट करना एंड सो ऑन, बट ये बीच से दिया हुआ है। तो बीच से दिया है तो मेरे हिसाब से पहले डेटा कलेक्शन से यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, फिर आएगा हमारा फाइंडिंग कि डेटा कलेक्ट किया, फाइंडिंग मतलब डेटा की एनालिसिस करके क्या रिजल्ट निकल के आया। जो फाइंडिंग आई उससे हमको पता चलेगा कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो कंफर्म हुआ या रिजेक्ट हुआ, और फाइनली हम थ्योरी को रिवाइज करेंगे। अब एक बार देख लेते हैं क्या कहीं पे, एक सेकंड, ये सी होगा ना, मैंने एफ लिख दिया फाइंडिंग का, तो DCBA आ रहा है क्या? तो ये आ रहा है हमारा सेकंड ऑप्शन पे। तो कुछ नहीं है, जो सिंपल रिसर्च के स्टेप्स हैं अगर आपको वो भी आते हैं तो इस सवाल को आप कर लेंगे। सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। सो गाइज आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, नेट JRF के लिए आप प्रॉपरली टारगेट कर रहे हैं, तो इस फुल कोर्स को आप जरूर लें, जिसमें एक ही जगह पे आपको सारे सिस्टमैटिक टू द पॉइंट लेक्चर्स मिल जाते हैं। उनके साथ सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको वहीं मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी डाउट होता है तो ईमेल के माध्यम से आप 24/7 कभी भी डाउट भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको निश्चित समय में दे दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सेक्शन वाइज भी चाहें, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड अलग, रिसर्च अलग, तो अलग अलग क्वेश्चंस की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस ईयर वाइज भी जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है इसमें 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, उनको जरूर से देख लें, उसके बाद मन बनाए कोर्स लेना है कि नहीं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं फ्री हैं, इनको भी आप लगा के डेमो देख सकते हैं। तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा कोई भी आपको दूसरी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे जरूर से चैट करें, आपको सारे डेमो लिंक, डेमो को कैसे यूज करना है, या कोई भी लॉगिन या जुड़ी कोई प्रॉब्लम आती है तो उन सबके वीडियो ट्यूटोरियल्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।